शोएब, आपके चैनल के माध्यम से मैं जाकिर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुंचवा देना चाहती हूँ कि जो 3 मिलियन फॉलोअर भारत के जाकिर नायक के हैं, जो जाकिर नायक को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उस पर जांच एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर चुकी है। और शर्म आ, मैं थूकती हूँ जाकिर नायक के मुंह पर, थूकती हूँ कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नायक। ये मेरा मैसेज है और मैं चाहूंगी कि आप इसको एडिट ना कीजिए। बिल्कुल, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो अटल जी के नेतृत्व में भी हुआ, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में भी हुआ, और मोदी जी के नेतृत्व में भी फलस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल दिया जाता है। अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आज पाकिस्तान को देखिए, ये फी सबिलिल्लाह जिहाद का नारा आज पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना चुका है ना। अब हसन नसरुल्लाह के लिए हमारे भारत के कितने मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने हिटलर का भी समर्थन कर दिया है, हिटलर का भी समर्थन कर दिया। स्टार्ट जो है ये सारी बदतमीजियों का और टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जा करके इसराइल इसराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने पहले बोला। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस टाइम पूरी दुनिया बात कर रही है इसराइल ईरान, इसराइल लबनान और जो भी इस टाइम जंग की सिचुएशन है उसके ऊपर, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। मैं आप लोगों को बताता चलूं, कुछ लोगों को वैसे भी पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो बताता चलूं ये वही ईरान है जिसने अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया में भी गजा जैसी सिचुएशन है। एक टाइम पे क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना, ऐसी क्या नौबत आ पहुंची कि पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प का नहीं बोला, लेकिन इंडिया को हेल्प का बोल दिया गया। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी को उन्होंने इसराइल की तरफ से जो सा वो क्रिटिसाइज्म का सामना करना पड़ा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, कैसी हैं आप? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी हूँ, बड़ी जबरदस्त हूँ। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? इस टाइम ईरान इंडिया से हेल्प मांग रहा है और इंडिया का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पांस है या क्या रिस्पांस होना चाहिए? कुछ कुछ वक्त पहले मालदीव्स ने भी बहुत खरी खोटी कही थी भारत को, और फिर घुटने पर उतरना पड़ा। और मैंने ही आपके साथ ये बात कहा था कि कुछ दिन में आप देखिएगा कि मालदीव्स जो है और मालदीव्स की जो सरकार है वो घुटने पर बैठी रहेगी। उसके बाद बांग्लादेश का हुआ था। बांग्लादेश के जो टेम्परेरी जो वजीर आजम है, अब वो भी भारत आने के लिए बहुत गुजारिश कर रहे हैं और मोदी जी के साथ बैठने की बड़ी गुजारिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने खतर का देखा। मैंने उस पर भी कह दिया था पाकिस्तान चैनल्स वालों को कि भाई हमारे जो पूर्व नेवी हैं वो पूरी इज्जत के साथ भारत आएंगे। और उसके बाद फिर बुला करके मोदी जी को सरमत्थे और पलकों पे भी बैठा दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से ईरान भी भारत से अब मदद मांग रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को चीजों को डिटेल्स में समझना पड़ेगा। कभी ठीक है। इस्माइल हानिया मर रहा है, कभी हसन नसरुल्ला जो है वो बम से चीथड़ों में फट जा रहा है। पूरी दुनिया के आतंकी मुस्लिम, आतंकी सोच रखने वाले मुस्लिम, आतंकी सोच का समर्थन करने वाले मुस्लिम, खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम, खुद के अंदर डिक्टेटरशिप रखने वाले मुस्लिम के मुंह पर जोरदार तमाचा इसराइल अकेला मार रहा है। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कूटने का मौका अमेरिका और इसराइल ढूंढ ही रहा था। और जब अब कुटाई भरपेट हो रही है, तो लीजिए, चलिए आइए विक्टिम कार्ड खेल लीजिए विक्टिम कार्ड। और ये तो मुसलमानों का जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, कि पहले तो छेड़ते हैं और जब उनको उनको छोड़ा नहीं जाता तो वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ईरान जो मदद मांगा है,
तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस। टेररिज्म, टेररिस्ट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं कि रुक जाओ, मत मारो टेररिस्टों को। ऐसा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते। वन अर्थ वन फैमिली का नारा देने वाले और टेररिज्म के खिलाफ प्रखर होकर के सबके सामने अपनी बात को रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। अब आती है बात कि हसन नसरुल्लाह के चीथड़ों में उड़ जाने के बाद क्या जरूरत थी ईरान को 200 मिसाइल फायर करने की? क्या जरूरत थी? मात्र आपका 28 घंटे पहले की बात है ना, हम जो जी अभी डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 28 घंटे, 28 घंटे पहले इसराइल के ऊपर ईरान ने 200 मिसाइल एयर स्ट्राइक मिसाइल फायर किया। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जो जियो पॉलिटिक्स पर काम करते हैं या जो जियो पॉलिटिक्स को जो बच्चे समझते हैं या जो पढ़ते हैं, उनको सबसे पहले हमारे फी सबीलिल्लाह के नारे पर जो जिहाद किया जाता है, उनको भी ये समझना जरूरी है कि क्या ईरान से आने वाला मिसाइल इसराइल बर्दाश्त कर सकता है, क्या अपने आप को बचा सकता है, या अ, ईरान से ना ना अब ना भेज करके, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में और भारत से ईरान क्योंकि अब मदद मांग रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो क्या ईरान वाकई में चेंज हो रहा है? अपने टेररिस्ट माइंड को क्या वो वाकई में चेंज कर ले रहा है? क्या वो सीरिया का मदद नहीं लेगा? क्या वो सीरिया से इसराइल पर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा? क्या वो सीरिया से इसराइल पर मिसाइल नहीं फेंकवाएगा? अब ये भी सवाल उठता है कि क्या सीरिया से ईरान के पास इतनी पावर है और ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो वो सीरिया से ईरान पर ईरान वाले इसराइल पर फेंकवा सकते हैं? नाजिया जी, हाँ है। लेकिन लेकिन इधर ये भी एक चीज देखने वाली है ना। आपने बोला कि भाई इंडिया ईरान की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन देखा जाए तो रशिया जो कि इंडिया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब पूरी दुनिया इस चीज को समझती है कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत बेहतर है। रशिया भी तो ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा सपोर्ट करता नजर आ रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कल को अगर ईरान की बात नहीं मानी जाएगी इंडिया की तरफ से, तो रशिया रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई हमें हमें हेल्प की जरूरत है और पूरे खित्ते में अमन के लिए इंडिया की हेल्प की जरूरत है, तो इंडिया फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। या इंडिया चले पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए या जंग को रुकवाने के लिए अपना रोल जरूर प्ले करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट दी एंड इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो जंग रुकवाने के लिए ही इन्वॉल्व होना पड़े। ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तान और सभी आतंकी सोच वालों को इजराइल के पावर के बारे में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई जी थी। जी। क्या इजराइल खुद को बचा पाएगा, चाहे ईरान सीरिया से मिसाइल फायर करवाए या ईरान से खुद ही बैठे बैठे ईरान फायर करवाए? हाँ, इजराइल बचा लेगा। इजराइल के पास 98% कैपेसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है अपने आप को सेव करने की। एयर डिफेंस कवर एरो 3 का नाम सुना हम्म। होगा, पाकिस्तान जो इजराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। डेविड स्लिंग किसी भी तरीके का एयर स्ट्राइक और मिसाइल चुटकियों में रोक देता है, जो इसराइल के पास ही सिर्फ है। आयरन डोम, इसका भी नाम सुना ही होगा। ये हम्म। भी इतना पावरफुल इसराइल के पास है कि किसी भी तरीके का कोई भी एयर स्ट्राइक या किसी भी तरीके का कोई भी मिसाइल आएगा और छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एयर स्ट्राइक हो, उसको सेकंड में रोकता है। तो इसराइल को इस बात की चिंता नहीं है कि सीरिया से मुझे मिसाइल फेंके जाएंगे या ईरान को डायरेक्ट फिर से फेंकेगा। वो खुद को सेव कर लेगा और जिस जिस एरिया पर ये एयर स्ट्राइक होने का अंदेशा है, इसराइल ने उसको खाली भी करवा लिया है। वहां पर जितने भी सिविलियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं, उसको उन्होंने साइड भी करवा लिया है। अब आती है बात कि आपने कहा कि जैसे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए
और दोनों देश के प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से मिल करके उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातचीत की, जिस पर अमेरिका ने भी कहा कि ये एक सिर्फ मोदी जी ही हैं जो ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट चले जाते हैं और दोनों देशों से मिलकर के बात करते हैं। मेलोनी ने भी कहा, इटली की जो है वजीर आजम, और बहुत सारे देश के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की। लेकिन बात फिर यहीं पर आ जाती है शोएब, जिसको मैं बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको बता देना चाहती हूँ कि ट्रीटी, ट्रेड रिलेशन, बाइलेटरल रिलेशन जो भी ईरान से भारत का है, या मिडिल ईस्ट का है, या वेस्टर्न कंट्रीज का है, ये एक ये एक बिजनेस का मामला है। लेकिन जैसे आज शोएब ने मुझे रात में मैसेज किया कि इस मुद्दे पर हमें बात करनी है, और नाजिया इलाही खान ने कहा कि हाँ ठीक है शोएब, मैं बात करूंगी। लेकिन कल नाजिया इलाही खान को अगर ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि शोएब चौधरी जो है वो जैश ए मोहम्मद का मेंबर है, तो क्या नाजिया इलाही खान आपको ब्लॉक करेगी या आपके मैसेज का रिप्लाई करेगी? पहले ये डेफिनेटली, बताइए। बिल्कुल ऐसे ही ब्लॉक ही किया जाएगा डेफिनेटली अगर ऐसा होता है। लेकिन देखें, रशिया के मामले में मैं ये हाँ, रशिया के मामले में ये पूछना चाह रहा था कि देखें, रशिया और यूक्रेन के अगर कंफ्लिक्ट के दरमियान इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, या दोनों कंट्रीज को ऐसा लगता है कि भाई ये इस टाइम ऐसा कंट्री है या ऐसा लीडर है जो हमारे दरमियान कुछ बेहतरी, कुछ रिलेशन बेहतर करवा सकता है, जंग रुकवा सकता है, तो ऐसे ही फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से भी तो मिले इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जो खबरें थी, यूनाइटेड नेशंस में मिले, अपना यूएसए में मिले, फिर उसके अलावा इसराइल के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं। तो आपको नहीं लगता कि कल को ये भी दोनों पार्टीज, ये भी दोनों कंट्रीज ऐसा चाहेंगे कि भाई इंडिया या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए और जंग बंदी करवाएं? देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो पावर की लड़ाई है, और इसराइल की जो लड़ाई है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वजूद की लड़ाई है। 1450 साल से यहूदियों को जिस हिसाब से मुसलमानों ने अत्याचारित किया है, एड़ियों से कुचला है, और एक कहीं ना कहीं इसराइल को अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे जितनी भी अलहामी किताब है उसमें बनी इसराइल का जिक्र है, इसलिए मुसलमान किसी भी हाल में यहूदियों को खत्म नहीं कर सकते हैं। और ये इसकी लड़ाई है। रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है वो पावर की लड़ाई है, वो पोजीशन की लड़ाई है, कौन कितना पावरफुल है उसकी लड़ाई है। पर यहां फी सबिलिल्लाह जिहाद के नारे पर और नारे तकबीर के नारे पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जिस तरह से इसराइल की बहु बेटियों को नंगा किया गया है, जिस तरह से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, नारे तकबीर के नारे पर रेप किया गया है, जिस तरह से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और नारे तकबीर के नारे पर 3-3 माह के बच्चे को माइक्रोवेव में इसराइल के बच्चों को जलाया गया है, ये इसराइल के नितिन याहू जी को भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक बहुत खूबसूरत जो प्रधानमंत्री होता है, एक बहुत खूबसूरत आइडियल नेता जो होता है, एक एक नेता जो गार्जियन के तौर पर देश का होता है, वो अपने देश की सुरक्षा और अपने देश के नागरिक की सुरक्षा करने के लिए किसी भी स्ट्रीम पर अगर पहुंच जाए, किसी भी हद को क्रॉस करे, तो उसमें बुरा तो नहीं होता है, उसमें नादिया जी बुरा तो देखें, नहीं होता। देखें अब क्वेश्चन। आती है बात, अब आती है बात, लेट मी कंप्लीट, कि हाँ बिल्कुल, बिल्कुल फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो अटल जी के नेतृत्व में भी हुआ, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में भी हुआ, और मोदी जी के नेतृत्व में भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल दिया जाता है, हम देते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूं, बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूं। लेकिन और अभी हालिया में इस क्वाड की मीटिंग में जिस हिसाब से फिलिस्तीन के से बातचीत हुई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की, मैं उससे भी इनकार नहीं कर रही हूं। मैं भी लेकिन यही कहने वाला था। मैं फिर यही कह रही हूं कि अगर अगर कोई देश टेररिस्ट, टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात आती है कि 7 अक्टूबर 2023 को किसने पहल किया था? भाई बेचारे इसराइल वाले तो कॉन्सर्ट कर रहे थे, एक सिंगिंग और डांसिंग कॉन्सर्ट हो रहा था, वो तो अपनी दुनिया में मस्त थे, वो तो हम्म। अपने आप में मस्त थे। क्या जरूरत थी हमास और फलस्तीन को वहां पर एयर स्ट्राइक कर कर करके लाखों लोगों को मार डालने की, और उन इसराइल की बहु बेटियों को न्यूड न्यूड परेड कराने की, और बच्चों को माइक्रोवेव में जलाने की जरूरत क्या थी? अब जब हमास ने कर लिया इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और फी सबिलिल्लाह जिहाद के नारे पर,
तो उसके बाद जब रिएक्शन मिल रहा है एक्शन का, तो आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, शोएब, बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलना चाहूंगी कि जिस हिसाब से ईरान हो, फिलिस्तीन हो, हमास हो, सीरिया हो, पाकिस्तान हो, जिसने जिसने भी फी सबिलिल्लाह जिहाद के नारे पर देश के जिस जिस कोने को भी बर्बाद करने की कोशिश की है, आज पाकिस्तान को देखिए, ये फी सबिलिल्लाह जिहाद का नारा आज पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना चुका है ना। अब हसन नसरुल्लाह के लिए हमारे भारत के कितने मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने हिटलर का भी समर्थन कर दिया है, हिटलर का भी समर्थन कर दिया। जिस तरीके से सऊदी अरबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने घोषणा किया, इवन गैजेट इशू किया अपनी सरकार की तरफ से कि मेरे सऊदी अरब में, मेरे पूरे यूएई में फलस्तीन का नारा नहीं होगा, किसी भी तरीके से हसन नसरुल्लाह का नारा नहीं होगा, किसी भी तरीके से हमास की हिमायत नहीं की जाएगी, और कोई भी हसन नसरुल्लाह का या इस्माइल हानिया का या फलस्तीन के समर्थन में बात करेगा, हम उसको अरेस्ट करेंगे और उस पर हम कोड़े बरसवाएंगे। ये तो भाई हम वो जगह ने ऐलान किया है जहां पर मुसलमान अपने सबसे बड़े फर्ज को पूरा करने के लिए जाता है, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं देखने वालों से करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान, ईरान, इराक, इन लोगों को सच्चा मुस्लिम समझा जाए कि भाई ये तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े हैं, या फिर सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को, या इस तरीके से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने ओपनली ये बोला है, ना तो उन्होंने उस तरीके से साथ दिया है फलस्तीन का, और दूसरे नंबर पे इवन इसराइल के साथ या इसराइल के साथ इनडायरेक्टली या उनके कम अज कम उनके मुखालिफ नहीं खड़े हो रहे, तो उन्हें सच्चा मुस्लिम समझा जाए। सऊदी अरेबिया, यूएई की अगर बात करें, वहां पे तो इस तरीके से कोई प्रोटेस्ट होते नजर नहीं आ रहे, वहां पे तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रही, तो क्या मुसलमान आपस में बटे नजर आ रहे हैं? नादिया जी, फ्यूचर में आप क्या, ये मेरा क्वेश्चन है देखने वालों के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नादिया जी, आने वाले टाइम में क्या आप देख रही हैं, इंडिया का क्या रोल होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर यही सिचुएशन रही, कल को रशिया भी ओपनली आ जाएगा, चाइना भी ओपनली आ जाएगा, और एक वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन बन सकती है। इंडिया का क्या रोल होगा? रशिया का क्या रोल होगा? यूएई का, सऊदी अरेबिया का क्या रोल होगा इस जंग में? नहीं नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन कभी नहीं होने वाला है। चाइना अभी खुद अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना इंटरनली बहुत जबरदस्त डेविस्टेट होता हुआ नजर आया है। और इस बार जिस हिसाब से 180 देशों ने साइन किया है भारत के पक्ष में वीटो पावर के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने नाजुक वक्त में चाइना किसी भी तरीके से भारत के विरोध में फलस्तीन या हमास के समर्थन में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये कभी नहीं हो सकता है। अब आती है बात रशिया। पाकिस्तान की, जो आपने अभी कहा पूछा, तो मैं एक एक करके सब क्लियर कर दे रही हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर भाई खाने खाने को नहीं है, और अभी नया कुत्ता पाला गया है, नया आतंकी कुत्ता, तो उसके पीछे भी बहुत खर्च आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया जाकिर नायक के ऊपर, आपकी सरकार ने। आपकी आवाम भूखी मर रही है। क्या कहना चाहेंगी नादिया जी आप? इसराइल, क्या लगता है कि फलस्तीन को आने वाले टाइम में जो सा वो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? यूनाइटेड नेशंस का इसमें क्या रोल होगा? इसके अलावा इंडिया का, मैं और रशिया का मैंने आपसे पूछा कि इसका क्या रोल होगा? नहीं, रशिया भी इंटरवीन नहीं करेगा, बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं लेकिन करेगा। और खबरें तो ये आती हैं कि रशिया खबरें वेपन्स खबरें दे आपके रहा है, और पाकिस्तान में, ये खबरें आपके पाकिस्तान में चलती हैं। ठीक है। वर्ल्ड न्यूज पर या जियो पॉलिटिक्स की जो वर्ल्ड न्यूज चैनल्स हैं या ग्लोबल न्यूज चैनल्स हैं, उस पर ये सारी अद्भुत खबरें जो है वो नहीं चलती हैं कि चले, रशिया कूद देखने वाले पड़ेगा। ये चीज भी बताइएगा कि फलस्तीन और इसराइल की जंग में रशिया न्यूट्रल है, फलस्तीन की तरफ है या इसराइल की तरफ है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम तो ज्यादातर ये देख रहे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जहां पे जिस सोर्स से देख रहा हूँ, जिस मीडिया से देख रहा हूँ वो भी गलत हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादातर यही देख रहा हूँ कि रशिया फलस्तीन के साथ, रशिया ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नादिया जी ने भी अपनी ओपिनियन दी। नादिया जी, अच्छा लगा आपसे शायद बात तो कर। मुझे, जी जी देखिए, जी। मुझे 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 ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पहल हमास और फिलिस्तीन ने किया है, उस हिसाब से फिलिस्तीन को और ईरान को घुटने के बल बैठ करके, कान पकड़ करके इसराइल से माफी मांग लेनी चाहिए और मैटर को खत्म कर देना चाहिए।
अगर वो और मौतें नहीं देखना चाहते हैं, अगर वो और इस तरीके के चीजें नहीं देखना चाहते हैं, वो अपने अपनी जनता को, अपनी आवाम को बचाना चाहते हैं, वो अपने सिविलियंस को बचाना चाहते हैं, वो मासूमों की जान बचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि फलस्तीन और ईरान को घुटने के पर बैठ करके, कान पकड़ करके नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नेतन्याहू जी का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे, क्योंकि मैं एक चीज पे हाँ। हैरान हूं कि एक साइड पे हम कहते हैं कि मुसलमानों की जानें जा रही हैं। नो डाउट, मुसलमानों के अलावा दुनिया में किसी भी इंसान की जान जाए मुझे दुख होगा, आपको दुख होगा, लेकिन दूसरी साइड पे हमें ये समझ नहीं आ रही। ईरान ने पहले भी अटैक किया, तकरीबन 400 के करीब मिसाइल उन्होंने अटैक किया, तब भी इसराइल का तो एक या दो या तीन या चार इस तरीके से दो चार पांच लोगों की जानें गई। लेकिन बदले में उन्होंने प्रेसिडेंट को उड़ा दिया, बदले में उन्होंने इस्माइल हानिया को उड़ा दिया, बदले में उन्होंने लीडर्स को उड़ा दिया, बड़े बड़े जो लीडर्स थे। और आम पब्लिक की 40,000 से ज्यादा सुना है लोगों की जानें जा चुकी हैं फलस्तीन में, फिर लबनान में भी लोगों की 6-7 हजार के करीब। मतलब वहां पे अगर हम एवरेज निकालें हमारे साइड से, ये मुसलमान साइड से अगर बात करें, तकरीबन 50,000 के करीब जाने जा चुकी हैं। और उधर मुश्किल से 50, 100, 200, हजार कह लें ज्यादा से ज्यादा। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम क्यों मजीद अपने लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, मजीद इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ इंसानियत को नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो सा डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ईरान के अगर पेट्रोल का जो से रिफाइनरीज हैं या जो भी उनके जखायर हैं उसके ऊपर अगर अटैक किया जाता है, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी? इवन मैंने तो सुना है अभी सिर्फ खबर आई है तो कीमतें बढ़ गई हैं, पर बैरल कीमतें बढ़ गई हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, इजराइल हमेशा बहुत आराम आराम से मारता है, बहुत आराम आराम से उठता है, मारता है, फिर आराम से रेस्ट करता है, फिर उठता है, फिर मारता है, फिर आराम से रेस्ट करता है। और देखो, इस पूरी दुनिया में जो कोई भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किसी भी देश को तकलीफ देगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेप करेगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर औरत को नंगा करेगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर एयर स्ट्राइक करेगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बच्चों को माइक्रोवेव में जलाएगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर देश को परेशान, किसी और देश को परेशान करने की कोशिश करेगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसे इस्लामिक लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक जो है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर टेररिज्म की एक्टिविटीज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल जो रिप्लाई दे रहा है, और हम्म। जिस हिसाब से रिप्लाई दे रहा है, और आराम आराम से दे रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने और फलस्तीन ने स्टार्ट किया था, और आज जो है 4 अक्टूबर 2024 आ चुका है, तो एक साल भाई टोटल पे। आराम आराम से झगड़ा करके, आराम आराम से मार कुटाई करके, आराम आराम से इस्माइल हानिया को और नसरुल्ला को ठिकाने लगा करके, आराम आराम से पूरा चटियल मैदान फलस्तीन और हमास को बना बना करके आराम आराम से इसराइल सारे काम कर रहा है। और इंशाल्लाह वल रहमान, इसराइल और ताकतवर हो कि आराम आराम से वो ईरान को भी चटियल मैदान बना दे। नादिया जी, आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी कह सकती थी कि भाई दोनों कंट्रीज में पीस हो, अमन हो। और मैंने बोला, म, मैंने बोला, पर डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा है ना। मैंने पहले भी बोला शोएब के क्योंकि स्टार्ट जो है ये सारी बदतमीजियों का और टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जा करके इसराइल इसराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए, ये मैंने पहले बोला। लेकिन मैं और आप ये बात दोनों जानते हैं, मैं और आप ये बात दोनों जानते हैं, क्योंकि मैं भी सुन्नी मुस्लिम हूं, आप भी सुन्नी मुसलमान है, तो मैं और आप इस बात को जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप है कि वो नहीं माफी मांगेंगे, वो पूरे पूरी कौम तबाह बर्बाद कर देंगे। आज देखिए पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन माफी नहीं मांगता है ना। आपका आपकी सरकार माफी मांग करके अगर चीजों को खत्म कर करके अपनी अवाम के लिए, अपनी अवाम की खुशहाली के लिए अगर आगे बढ़े तो क्या बुराई है, लेकिन माफी नहीं मांगता है, और बल्कि भगोड़ा जाकिर नायक को बुला लेता है। जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपनली ये कहना चाहूंगा, और मैं कई दफा कह चुका हूँ, देखने वाले भी इस चीज से एग्री करते हैं कि यार देखें, हमारे से मैं अपनी अगर बात करूं, लेट्स सपोज मेरे से कोई मिस्टेक होगी,
मेरी भी बेहतरी इसी में है कि भाई मैं सामने आके सॉरी करूंगा, यार ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। कोई भी कंट्री है अगर वो समझता है कि भाई पास्ट में उसे ये मिस्टेक हुई है, वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के बाद ये पक्का इरादा करे कि भाई आइंदा हमने ऐसा कुछ नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे मजहब को, किसी दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचे, तो मैं ये समझता हूं कि भाई दूसरे कंट्रीज भी रिलेशन बेहतर करने की तरफ आएंगे। और यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नादिया जी, लास्ट में आप कुछ कहना चाहें तो जरूर आप कह सकती हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप। मैं पाकिस्तान की सरकार को बहुत ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही निर्लज्जा सरकार है पाकिस्तान की। भगोड़े आतंकी जाकिर नायक को उसने बुलाया, रेड कारपेट बिछाया, फूल के गुलदस्ते दिए और बहुत सारी तालियां दी। लेकिन जिस हिसाब से जाकिर नायक ने एक भगो बेइज्जत किया है, यतीम बच्चियों के दिल को ठेस पहुंचाया है, वो मुझे एज अ वुमेन मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। और शोएब, अगर आपके सामने यतीम बच्चियां आएंगी 8 साल, 10 साल, 11 साल की, तो आप उसमें गैर महरम और महरम देखिएगा, या आप उनको सिर्फ अपनी बहन, छोटी बहन और बेटियों की नजर से देखिएगा? बिल्कुल तो ऐसे। ये इतना उम्र दराज बूढ़ा आदमी, एक एक उम्र दराज आदमी, कि वो को ये ठरकबाजी चढ़ी कैसे कि वो गैर महरम और महरम की बात उन यतीम बच्चियों को देख करके कर गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 1 अक्टूबर 2024 को एक एबीएन पाकिस्तान के चैनल पर जाकिर नाइक ने बैठ करके ये बात कही है कि भारत में उसके 3 मिलियन फॉलोअर हैं जो उसको देखते हैं कंटिन्यूअसली, और जिसका डेटा जाकिर नायक के पास है। तो शोएब, आपके चैनल के माध्यम से मैं जाकिर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुंचवा देना चाहती हूँ कि जो 3 मिलियन फॉलोअर भारत के जाकिर नायक के हैं, जो जाकिर नायक को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उस पर जांच एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है। इसलिए जो समर्थक हैं जाकिर नायक के भारत में बैठे हुए, वो वो जाकिर नायक के किस आतंकी काम के लिए यहाँ पर हैं, और क्या क्या एजेंडा जाकिर नायक उनको भेजता है, और क्यों फॉलोअर यहाँ पर बैठे हैं 3 मिलियन, वो सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। और शर्म मैं थूकती हूँ जाकिर नायक के मुंह पर, थूकती हूँ कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नायक, ये मेरा मैसेज है, और मैं चाहूंगी कि आप इसको एडिट ना कीजिएगा। ठीक है नादिया जी, जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन के हवाले से होगा उसे देखा जाएगा। आपने पहले भी मुझे तकरीबन 2 4 5 प्रोग्राम से पहले भी बोला था, और आपने ये देखा होगा कि हम एज सच वैसा ही अपलोड करते हैं, क्योंकि मैं अपनी ओपिनियन क्लियरली दे चुका हूं कि भाई इस प्रोग्राम में जो भी गेस्ट होता है, जैसे नाज़ी इलाही खान है, पब्लिक से जो भी लोग हैं, उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई जाती है। मैं उसे एग्री डिसएग्री कर सकता हूं, आप जो लोग देख रहे हैं आपका पूरा हक है, आप एग्री डिसएग्री करें लॉजिक के साथ। इवन अगर काउंटर करना चाहते हैं तो आए, मैं कई दफा कह चुका हूं, काउंटर करना अगर कोई चाहता है, किसी को लगता है नाज़ी इलाही खान गलत बोल रही हैं और मैं उनको गलत साबित कर सकता हूं, तो आए, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप नाज़िया इलाही खान के साथ डिबेट भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।